हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग SCERT 8 क्लास हिस्ट्री के 4th चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। अब तक हम लोगों ने 3rd चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में जाना। आपने यह भी जाना कि किसानों, जमींदारों व गांव के अन्य लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। भारत के कई इलाकों में उनकी इन नीतियों के खिलाफ किसानों ने संघर्ष की शुरुआत के बारे में आपने जाना। अब इस अध्याय में आप भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था का क्या असर पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। जनजातीय समाज का जीवन। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वे इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग हैं। प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। उनके गांव, बस्तियां आमतौर पर जंगलों के बीच या आसपास होते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। हमेशा से ही वे आदिवासी पूरी स्वच्छंदता से वन संसाधनों का उपयोग करते रहते थे। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। समतल क्षेत्र में हल से खेती किया करते थे। यहाँ से धान, दलहन व मक्का उपजाते थे। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, उनकी खेती का तरीका अलग था। उसे झूम खेती कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाँट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगलों को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता था। इस विधि को घुमंतू कृषि विधि के नाम से जाना जाता है। जंगलों से उनकी अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंद मूल, फल, शहद आदि। फिर जड़ी बूटियाँ उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। इन सब के अतिरिक्त वे पशुपालन भी किया करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। अपनी ज़रूरतों के इस्तेमाल के अलावा वे जंगल से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुएं जैसे शहद, जड़ी बूटी, कुछ खास तरह के फल इत्यादि को पास के बाजार में बेचकर अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करते थे। आवश्यकता की जो वस्तुएं इन्हें जंगल में उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे नमक, कपड़े आदि, उनकी खरीदारी भी वे पास के गांवों के व्यापारियों से जंगल से प्राप्त इन्हीं वस्तुओं के बदले में किया करते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें काफ़ी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। जनजातीय समाज के लोग भोजन के लिए कुछ छोटे जानवरों जैसे हिरन, तीतर, अन्य पक्षियों का भी शिकार करते थे। शिकार का साधन तीर धनुष या अन्य छोटे हथियार होते थे, मगर ज़्यादातर उनका भोजन जंगलों से प्राप्त कंद मूल, फल और अनाज ही होता था। इनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समुदायों में भी काफ़ी पसंद की जाती थी। कुछ इलाकों में रबर, गोंद आदि चीज़ें उन्हें जंगलों से मिलती थी, उनका भी वे व्यापार करते थे। आगे चलकर कुछ जनजातीय समुदायों ने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। वे रेशम और लाख, जिसे लाह कहा जाता है, के कीड़े पालते और बाद में उसे बाहर के व्यापारियों से बेच दिया करते थे। आमतौर पर इन गतिविधियों में उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता था, क्योंकि व्यापारी उनकी चीज़ें बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, जबकि उन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य काफ़ी अधिक होते थे।
इन सब की अतिरिक्त आदिवासी महिलाएं घरों में चटाई बुनाई करने व वस्त्र बनाने का काम भी किया करती थी। इस तरह सदियों से पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहने के बावजूद इनकी गतिविधियों से जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, बल्कि वे हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे। जंगल के बाहर की दुनिया से उनका संबंध बहुत ज़्यादा नहीं था और वे अपनी शांत और सरल जिंदगी से काफ़ी संतुष्ट थे। लेकिन उनकी ये संतुष्टि अंग्रेज़ों के आने के बाद बहुत दिनों तक नहीं रही। अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय समाज पर प्रभाव। हमने पिछले पाठ में देखा है कि किस तरह अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास में लगे थे। इसके तहत भू राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए बदलाव से आप पिछले पाठ में परिचित हुए हैं। आगे इस प्रयास के अंतर्गत वे जंगलों व उसके आसपास रहने वाले जनजातीय समाज के गांवों और बस्तियों तक भी पहुंच गए। इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए भूमि से लगान वसूल करना। परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके उनके पूर्वजों ने उनसे खेती के लायक बनाया है। इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं। ये किनका मानना था? तो ये आदिवासियों का मानना था कि उनके पूर्वज जो हैं ज़मीन को खेती के लायक बनाया है और वे ही ज़मीन के मालिक हैं। इसके लिए उन्हें को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन सब के द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों को भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया गया और जैसा कि बाकी किसानों के साथ हुआ, उनके ऊपर भी सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। लगान की यह राशि उनके लिए इतनी ज़्यादा थी कि अक्सर उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज चुका पाना उनके लिए और भी मुश्किल होता था। इस तरह धीरे धीरे उनकी ज़मीनें या तो नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जों में चली जाने लगी। इसका एक और सीधा असर झूम खेती करने वाले लोगों पर पड़ा। अब उन्हें अलग अलग जमीनों पर खेती करने की आज़ादी नहीं रही। इनकी बस्तियों तक सरकारी कर्मचारियों के पहुंचने का एक दूसरा असर भी हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण अब उनके क्षेत्रों में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते कि किस तरह इनकी ज़मीनों को हथियाया जाए और इन्हें अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अंग्रेजों के समय एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही बड़ी तेजी से बढ़ा। उस समय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जिस उस वक्त कलकत्ता, बम्बई और मद्रास कहा जाता था इन्हें, जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे। मीलों लंबी रेल लाइनें बिछाई जा रही थी और बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे। इन सब के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। सन 1850 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने रेलवे की शुरुआत की थी। तब से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। रेल लाइनों के स्लीपरों तथा रेल के डिब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई शुरू कर दी थी। स्लीपर क्या होता था फ्रेंड्स? तो ये लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी। इसके लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की थी। इसके अलावा इमारतों, खदानों व जहाज़ों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी काट कर बेचा जाने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे। अंग्रेज सरकार को भी इस लकड़ी के व्यापार से फ़ायदा होता था। सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम करती थी। ठेकेदारों से मिले पैसों से सरकार को बहुत आमदनी होता था। जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे और जंगल तेजी से खत्म होने लगे, तब अधिकारियों को चिंता होने लगी। अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज और मकानों के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? तब उन्होंने जंगलों में नए पौधे लगाने शुरू किए, मगर उन्होंने ऐसे पौधे लगाने शुरू किए जिनकी बाजार में मांग ज़्यादा थी। वन विभाग बना। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की एवं सन 1865 ईस्वी में वन अधिनियम भी बनाया गया। वन विभाग का काम था जंगल की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना। वन अधिनियम के तहत नए वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने,
फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि उनका जंगल में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगलों को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगलों को सरकारी जंगल या आरक्षित जंगल घोषित कर दिया गया। सरकार ने वहाँ अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आदिवासी वहाँ लकड़ियाँ चुनने या वन उत्पाद को प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते थे। वन विभाग के कर्मचारियों या व्यापारियों को ही वहां जाने की अनुमति थी। इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों को तथा कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया, जिसमें लोगों को जाने की छूट दे दी गई, मगर वहां से वे केवल अपने काम की चीजें ही ला सकते थे। वे वहां पेड़ नहीं काट सकते थे या 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवरों भी नहीं चरा सकते थे। इन सब कानूनों और व्यवस्थाओं का असर यह हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। सदियों से जिस तरह के जीवन जीने के वे आदी थे, अब संभव नहीं रहा। इसलिए अब नए काम धंधों की तलाश में उन्हें जंगल और अपनी बस्तियों से बाहर आना पड़ा। उन दिनों वन विभाग का ज़्यादातर काम ठेकेदारों के द्वारा ही किया जाता था। कुछ ठेकेदार वन विभाग के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे, तो कुछ जंगलों के आसपास सड़क बनाने का काम। आदिवासी लोगों के पास अब अपना कोई काम धंधा तो था नहीं। उन्होंने इन ठेकेदारों की नौकरी ही कर ली। यहाँ उन्हें जो मजदूरी मिलती उससे उनका गुजारा तो हो जाता, मगर अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए उन्हें ठेकेदारों और साहूकारों के आगे कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। साहूकारों से लिया गया कर्ज चुका पाना उनके लिए आसान नहीं होता। ये आदिवासी बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर पढ़े लिखे होते थे, जिसकी वजह से ये सूद की रकम या महाजन ने उन पर कितनी रकम का बोझ डाला इसे नहीं समझ पाते थे। सूद की रकम नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें जमीन के साथ साथ अपने पशुओं और हल फाल आदि से भी हाथ धोना पड़ता था। आखिर में कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके पास साहूकार का बंधुआ मजदूर बनने के अलावा कोई और चारा नहीं होता था। बेगारी, बिना वेतन या मजदूरी के काम करने को बेगारी कहा जाता था। इसमें किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता है। बंधुआ मजदूर कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम पूरी तरह से सूद समेत चुक न जाए। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। ठेकेदारों और महाजनों के अत्याचार से बचने के लिए कई इलाकों के आदिवासियों को काम की तलाश में अपने निवास स्थल से दूर की जगहों पर भी जाना पड़ता था। वे असम के चाय बागानों तथा हजारीबाग एवं धनबाद के कोयला खदानों में भी काम करने के लिए जाया करते थे। ऐसी जगहों पर उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता था। यहाँ यहाँ भी ये ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम मजदूरी दिया करते थे और अधिक से अधिक मुनाफा अपने पास रख लेते थे। ठेकेदारों और महाजनों के अतिरिक्त इसी समय उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाकों में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तित करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म तथा उनकी संस्कृति की आलोचना करनी शुरू किया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ, साहूकारों, महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियाँ सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी। यही कारण था कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। आदिवासियों की एक खास बात यह थी कि वे सभी गैर आदिवासी या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन या शोषक नहीं मानते थे और उनके विरोधी नहीं थे। वे वैसे गरीब गैर आदिवासी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके सहायक की भूमिका निभाते थे, उनसे उनका गहरा सामाजिक संबंध था। ये अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी करने में इनके मददगार भी होते थे। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी गैर आदिवासियों के घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है।
गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्होंने महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों से बिचौलियों एवं ठेकेदारों को दूर रखने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह प्रारंभ किया। उड़ीसा के कंद जनजाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध भी ही हुआ था। उत्तर पूर्व में विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग ही था। यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी अफीम की खेती करते थे। अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर बढ़े हुए मुनाफे को देखकर उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया तथा सरकारी इजाजत के बिना अफीम की खेती पर रोक लगा दी। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर के परमंडल में धधक रही थी। यहाँ के आदिवासी सेठ साहूकार, महाजन एवं गैर आदिवासी बिचौलियों के शोषण के शिकार तो थे ही, साथ ही अंग्रेजों द्वारा उन लोगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के भी खिलाफ थे। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ भी उनके विरोध का एक बड़ा कारण था। यहाँ पर कलकत्ता रिव्यू में अंग्रेजों द्वारा संथालों के शोषण पर लेख छपा हुआ है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। यहाँ पर दिकू गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये व्यापारी एवं बिचौलियों का काम करते थे। उन्हें ये लोग आदिवासी लोग दिकू मानते थे। आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया और महाजनों और साहूकारों के आदेशों और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई और जोर जबरदस्ती करने लगी, तब ये आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। कुछ आदिवासी समूहों ने अपना उद्देश्य अपने इलाके से अंग्रेजी राज को समाप्त करना बना लिया। तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर पूर्व भारत में भी खसिया, गारो, नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से छोटा नागपुर के मुंडा विद्रोह एवं उत्तर पूर्व में नागा जनजाति के जलियारांग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर परमंडल के तमाड़ थाना के अंतर्गत उलिहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। फ्रेंड्स, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बिहार की SCERT बुक में दिया गया है, तो BPSC TRE में इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। तो फ्रेंड्स, उनके पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को भी स्वीकार किया था, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उसने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। कुछ ही दिनों में उसके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई और बिरसा को पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करे। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह के कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए मोर्चा बनाना शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और रात में सभाओं का आयोजन किया जाने लगा।
25 दिसंबर 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची के जेल में हो गई। बिरसा मुंडा की मौत के बाद भी मुंडा आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला तथा सन 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया, ताकि समस्याओं को नज़दीक से समझा जा सके। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। उस समय के समाचार पत्र जैसे इंग्लिशमैन, पायोनियर एवं स्टेट्समैन आदि में इन आंदोलनों को कुचलने के ब्रिटिश सरकार की नीति का काफ़ी आलोचना की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये पत्रिका के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बिरसा को भगवान मानकर छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के लोगों ने उसके सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। अब उन्हें सिर्फ जमीन की ही नहीं अपितु अंग्रेजों से मुक्ति भी प्राप्त करना था। यहाँ पर मुंडा गीत है, ये हम लोग स्किप करेंगे, इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। मुंडा विद्रोह के बाद भी छोटा नागपुर में विद्रोह की आग दबी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलता रहा, जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्व भारत में चिलियांगरांग आंदोलन के बारे में। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1891 ईस्वी में जब मणिपुर के युवराज डिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ा। उस समय मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। तो फ्रेंड्स, उस समय मणिपुर में किस जनजाति की बहुलता थी? लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनैतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जादोनांग नामक एक रंगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। तो फ्रेंड्स, यह जो विद्रोह था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जादोनांग नामक एक रंगमेई जनजाति के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जिलियांगरांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोनांग ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों में एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी के द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जादोनांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया। जादोनांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिडानलिऊ के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास किया। इसमें जादोनांग को काफ़ी सफलता मिल गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इनकी भनक मिल गई। अतः एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। आंदोलन इसके बावजूद भी थमा नहीं। रानी गिंडालिऊ ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों द्वारा सन 1932 ईस्वी में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और गिंडालिऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सन 1947 ईस्वी में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। गिंडालिऊ ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए।
उन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए, फिर भी उनमें असंतोष की लहर व्याप्त रही। इसका मुख्य कारण भौगोलिक एवं राजनीतिक था। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, फिर भी उनमें असंतोष थमे नहीं। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान खोना नहीं चाहती थी। अतः बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दे दी गई। संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तब तक लागू नहीं होता जब तक कि विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित न कर दे। संथाल परगना एवं छोटा नागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा और वे अलग क्षेत्रीय पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। परिणामतः 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बना दिया गया। जनजातीय विद्रोहों में महिलाओं की भूमिका। उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे लोग। संथाल विद्रोह में कौन सी 2 महिला थी जिन्होंने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था? तो राधा और हीरा, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। तो फ्रेंड्स, सिद्धू की बहन कौन थी? तो फूलो और झानो, जिन्होंने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार दिया था। सन 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया था। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई, बेटी थिग्गी, नागी और लेम्बू तथा उनकी 2 बहुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया था। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के साथ लीथो उरांव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गिडालिंग इसका अपूर्व उदाहरण है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोंड जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, फिर भी गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4th चैप्टर समाप्त होता है। अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर को स्टडी करेंगे।